नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश का कहर जारी। प्रधानमंत्री ने की कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात। राज्य में बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए भारी बारिश का जताया अनुमान। दक्षिण भारत के कई राज्यों में कहर बनकर टूटी है बारिश। लाखों हेक्टेयर भूमि पर फसल हुई बर्बाद। मवेशियों को भी पहुंचा नुकसान। कर्नाटक में 1.5 लाख किसान हुए प्रभावित। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसान अड़े आंदोलन पर। मांगों की लिस्ट भी हुई और लंबी। लखनऊ के इको गार्डन में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। प्रधानमंत्री को लिखी खुली चिट्ठी में रखी 6 मांगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर के गोरखपुर में किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर कर रहे हैं राजनीति। पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए हुआ बेमिसाल काम। आइए विस्तार से समाचारों पर नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। राज्य के चित्तूर जिले के एक तालाब में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर इलाके के 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेल्लोर जिले में भारी बारिश और बाढ़ से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे सोमवार को चेन्नई विजयवाड़ा ग्रैंड ट्रक रूट पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, कटपा, नेल्लोर और अनंतपुर जिलों में भारी बारिश के कहर के बाद 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के शेष जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी, रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली जिलों में कल छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का भी आशंका जताई है। गुरुवार को तमिलनाडु के तटीय जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के तटीय जिलों में शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस बीच गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दल ने कल तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा किया। 7 सदस्यीय अंतर विभागीय दल ने चेन्नई पहुंचकर वर्षा से हुए नुकसान का आकलन किया। ये दल केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भी देगा। ये दल कल राज्य के उत्तरी और दक्षिण जिलों में जाएगा और 2 दिन आकलन कर बुधवार को दिल्ली वापस जाकर नुकसान और मानसून से उत्पन्न स्थिति पर रिपोर्ट देगा। देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कृषि पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फोन पर बात कर बारिश से हुए नुकसान की जानकारी मांगी। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों के लिए मुआवजे को ऐलान किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के कारण बारिश से फसल को भारी नुकसान हुआ है। अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश के कारण 3.43 लाख हेक्टेयर में खेती की गई फसल प्रभावित हुई है, जिससे 1.5 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। उनके लिए मुआवजे राशि के रूप में 130 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने बताया कि बारिश की वजह से जिन घरों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं सड़कों, पुलों आदि की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि कर्नाटक में बारिश के कारण अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में लगातार बारिश से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। कपास, मिर्च और चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों के जख्मों पर मरहम रखते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। मुआवजे की रकम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। कर्नाटक सरकार के मंत्री शंकर पाटिल ने कहा कि किसानों की तैयार फसल नष्ट हो गई है। किसानों को राहत देने के लिए हमारी सरकार सहायता करेगी। 30 नवंबर तक सभी किसानों के खातों में पैसे पहुंचाए जाएंगे। कर्नाटक में
इस धारवाड़ जिला में अभी जो बारिश हुआ है, इस बारिश के परिणाम से बहुत किसान लोगों को बहुत तकलीफ हुआ है। सुमार 1 लाख के हेक्टेयर के ऊपर रईत लोगों का जो ज़मीन है, जो किसान ने जो उनका खेत में जो आया था फसल, वो फसल पूरा नष्ट हो गया है। ये नष्ट हुआ सो परिहार देने का किसान सम्मान, बड़े विमे, बड़े परिहार बोल के हमारा सरकार में 2-3 स्कीम है, उसके तरफ से 30 तारीख के अंदर जो घर नहीं है किसान को, वो भी बारिश की वजह से सब गिर चुका है। वो परिवार के लिए हम ABC का एक नॉर्म्स बनाए हैं। ए बोले तो 5 लाख रुपए, बी बोले तो 3 लाख रुपए, सी बोले तो 50,000 रुपए तक वो किसान को हम पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपास, मिर्च और चने की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कॉटन हुआ है, मिर्ची हुआ है, उसके बाद में जो चना बोलते हैं ना, कडली, ये 3 क्रॉप मेजर हमारे को डैमेज हुआ है। अभी जो हम जो इधर ठहर के हम दिखा रहे हैं, ये टोटल एक बारिश के वजह से टोटली ये फसल चला गया है। कम से कम मेरे को अभी का जो हमारा अधिकारी ने मेरे को कुछ माहिती दी है, उसमें कम से कम 1 लाख हेक्टेयर ऊपर किसान का जो फसल नष्ट हुआ है। कर्नाटक और उसके कई इलाकों में बारिश का कहर इस वक्त जारी है। लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं। आइए इसके बारे में मजीद जानकारी हासिल करते हैं एम श्रीनिवास से, जो कि इस वक्त विजयवाड़ा में मौजूद हैं। जी श्रीनिवास, जानना चाहेंगे आपसे कि बारिश का कहर इस वक्त पूरी तरह से जारी है। केंद्रीय दल का भी दौरा किया जा रहा है, जायज़ा दौरा इसे कह सकते हैं, और साथ में ये भी है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। फिलहाल अगर हम इक़दाम की बात करें तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जी, तमिलनाडु में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टीम आया है, वो वहाँ पे स्थिति का जायजा लिया है। फिर कर्नाटक में बहुत बारिश हो रही है फिलहाल अभी भी, और वहाँ पे बहुत खेती का नुकसान हुआ है। और कमिंग टू आंध्र प्रदेश, यहाँ पे फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है यहाँ पे। और स्टेट राज्य सरकार के हिसाब से नेल्लोर में जो है ना 11,000 एकड़ का खेती नुकसान हुआ है, और चित्तूर में 4,800 का खेती नुकसान हुआ है। और कड़पा में जहाँ पे ज्यादा बारिश हुआ और ज्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पर 1,26,00,000 का खेती एकड़ का खेती नुकसान हुआ, और अनंतपुर में 90,000 का खेती नुकसान हुआ। ये पूरा मिला के आपको आ जाएगा 2,33,000 एकड़ का नुकसान हुआ यहाँ पे। श्रीनिवास, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी फसल को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसानों की पूरी मदद भी की जा रही है। बारिश फिलहाल रुक गई है, लेकिन जो इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ था, पानी निकाला जा चुका है? जी, पानी तो अभी निकाला जा चुका है, वहाँ पे राहत कार्य चल रहे हैं, और जो भी मंत्री है और लोकल MLA है, वो सभी वहाँ पे कैंप लगा के, जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे कैंप लगा के सभी को मदद कर रहे हैं, और वहाँ पे सुपरवाइज कर रहे हैं राहत कार्य को। हर सरकारी ऑफिसर हो या जो भी है जो काम कर रहा है उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर आप राहत कार्य बनाए रखें। बिल्कुल श्रीनिवास, बारिश के बाद ऐसे बहुत से हालात पैदा हो जाते हैं, खासतौर से अगर हम बीमारियों की बात करें, ऐसे बहुत से छोटे छोटे इलाके होते हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता है, तो वहां किस तरह की सफाई की जा रही है ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके? हाँ, सैनिटेशन के ऊपर CM का खास ध्यान था, और कल मीटिंग में जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था फ्लड के ऊपर रिव्यू में, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को। सैनिटेशन ठीक से हो जाना चाहिए और तुरंत हो जाना चाहिए, और हेल्थ कैंप्स जो है ना हर अफेक्टेड एरिया में लगाया है। कल हेल्थ मिनिस्टर का ये भी बयान आया कि दे आर नॉट गोइंग टू मिस एनी पर्सन इन दिस एरिया ड्यूरिंग दिस कैंपिंग, हेल्थ कैंपिंग। बिल्कुल, केंद्रीय सरकार की पूरी तरह से इस वक्त नजर है कि हर तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, जो लोगों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री खुद CM जगन रेड्डी से बात किया, और वो बोले कि जो भी मदद है सेंटर के साथ, वो सब मदद करने के लिए तैयार है सेंटर। ये बात भी हुई है। बिल्कुल NDRF का यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। रेशमा जी, मौसम विभाग का क्या कहना है? जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी इस हफ्ते भी बारिश हो सकती है, फिलहाल जो मौसम विभाग है वो किस तरह के कदम अब उठाएगी? मौसम विभाग बोला कि अभी तक 26 तक कुछ बारिश नहीं होगा, फिर 26 के बाद बारिश होने की शंका है।
दक्षिणी बंगाल के खाड़ी में एक लो डिप्रेशन एरिया फॉर्म हो रहा है, वो 27 या 28 को तट को पास हो जाएगा। अगर ये स्टार्ट हो गया तो फिर से सेम रिपीट होगा। अनंतपुर, कन्नौर, कड़प्पा, चित्तूर, नेल्लोर और प्रकाशम को फिर बाढ़ होगी, फिर बारिश होगी। ये 4 दिन की संभावना है वहां पे बारिश होने की। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नज़र है कि किसी भी तरह से जो किसान हैं जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको पूरी तरह से सहायता की जाए और बाकी जितने भी आम लोग हैं उन तक भी रसाई हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद अब भी किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। मांगों की लिस्ट भी और लंबी हो गई है। कल लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित महापंचायत में किसान संगठनों ने आगे की रणनीति पर मंथन किया। किसान मोर्चे ने खुले पत्र में कहा कि मांगों पर वार्ता करने के लिए कमेटी बनाई जाए, लेकिन सवाल बना हुआ है कि कब होगी किसानों की घर वापसी। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, लेकिन किसान इस मामले पर अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। यही कारण है कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही अनुसार सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित महापंचायत में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। हालांकि केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब किसान आंदोलन खत्म कर वापस घर लौटेंगे। प्रधानमंत्री ने भी किसानों से ये अपील की थी। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने ये भी कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और खेती किसानी से जुड़े अन्य मसलों के लिए कमेटी भी गठित की जा रही है। संवाद के जरिए समस्या के हल की बजाय आंदोलन पर अड़े किसान संगठनों पर भाजपा भी हमलावर नजर आई। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, तीनों किसान कानूनों के कारण से किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, जिससे किसान वंचित रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको जिद पूर्वक एक अपना हठ बना लिया कि नहीं वापस कराएंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए और इसको वापस किया है। अब इसमें कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि इस आंदोलन को चालू रखें। जब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा जश्न किया है, तब मैं किसान जो लोग भी आंदोलित है उनको मैं बताना चाहता हूं कि किसान हमारे अन्नदाता है। उसमें कोई भी प्रकार की सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली की प्रशंसा की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन अपने संबोधन में किसानों के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र करके एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे जनता की राय पर ध्यान देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने का निर्णय लिया था। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री को लिखी गई खुली चिट्ठी में 6 मांगे सामने रखी गई हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 के मसौदे को वापस लिया जाए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके संबद्ध क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 में किसानों के दंड के प्रावधानों को हटाया जाए, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंगू सीमा पर जमीन दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि सभी मांगों पर चर्चा के लिए सरकार वार्ता शुरू करे, लेकिन तब तक आंदोलन जारी रखने की स्थिति में किसानों की घर वापसी पर सवाल बरकरार है, जबकि सरकार चाहती है कि किसान घर वापस जाएं। ऐसे में सवाल ये है कि सबसे बड़ी मांग पूरी होने के बावजूद किसान अड़ियल रुख क्यों अपनाए हुए हैं। स्वयं सहायता समूह के जरिए देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गोवा की जयश्री ने अपने उत्पादों के जरिए खुद सफलता हासिल की, साथ ही आज वो कई महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। ये है गोवा के बिचौलिम की रहने वाली जयश्री परवार, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आज एक खास पहचान बनाई है।
एक समय ऐसा था जब इनकी घर की माली हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज वो कड़ी मेहनत की बदौलत न सिर्फ अपने बल्कि 10 से 15 महिलाओं को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। तो घर की परिस्थिति हमारी बहुत बंदों को एक मंच प्रदान करने का काम कर रहा है, जो कि कोऑपरेटिव के फोल्ड में आना चाहते हैं पर उनको एक रास्ता नहीं मालूम था कि कैसे आएँ। प्लस कोऑपरेटिव के फोल्ड में आके उनको क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, उनके लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन सी भारत सरकार की स्कीम्स हैं जो उनको अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे कि वो अपने बिजनेस को दुगना चौगना और बड़े छोटे टाइम पे, क्योंकि आजकल कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो ये भी ग्रो कर पाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर का जो एक सपना 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, वो भी बहुत जल्द पूरा होता है। आत्मनिर्भर भारत का एक मिशन अचीव होता है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन अचीव होता है, वोकल फॉर लोकल का जो एक और उन्होंने नारा दिया हुआ है, और प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव, ये सारे के सारे मिशन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने यहाँ अकम्प्लिश करने की कोशिश की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जयश्री जैसी दूसरी हुनरमंद महिलाएं भी इस तरह के आयोजनों के जरिए अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगी, जिससे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के सपने को बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी मजबूती प्रदान करने का विशेष अवसर मिलेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए 8 नवंबर तक 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद कर ली है। चल रही धान की खरीद से अब तक लगभग 11.57 लाख किसान 41,066.80 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि पिछले वर्षों की तरह ही KMS 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 82,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 6,06,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 6,88,000 हेक्टेयर रहा था। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 20 नवंबर को धान का भाव रहा 1,250 रुपए। 22 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1,200 रुपए पर आ गया। इसी तरह गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में भी धान के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 नवंबर को धान का भाव था 1,120 रुपए, जो कि 22 नवंबर को 10 रुपए टूटकर 1,110 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में धान के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 22 नवंबर को इसका भाव 100 रुपए की बढ़त के बाद 2,350 रुपए से 2,450 रुपए पर पहुँच गया। हालांकि राज्य की ही फतेहपुर मंडी में 20 नवंबर को धान का भाव रहा 1,940 रुपए। 22 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 1,940 रुपए पर हुए। यहीं की रामपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 22 नवंबर को धान 2,150 रुपए पर टिका रहा। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई पीछे चल रही है। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 45,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 1,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,58,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं
देश भर में कुल दलहनी फसलों की बुआई 55 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान 59,16,000 हेक्टेयर में रबी दलहन की बुआई हुई थी। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 20 नवंबर को उड़द का भाव रहा 6,580 रुपए। 22 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 6,555 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 नवंबर को उड़द का भाव था 6,300 रुपए। 22 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में उड़द की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहाँ 20 नवंबर को इसका भाव रहा 8,000 रुपए, जो कि 22 नवंबर को भी 8,000 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राज्य की ही तुलसीपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 22 नवंबर को उड़द के सौदे 7,550 रुपए पर हुए, जबकि सुल्तानपुर मंडी में 22 नवंबर को उड़द का भाव 5 रुपए बढ़कर 7,540 रुपए से 7,545 रुपए हो गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 की खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और अब जानते हैं मौसमी खेती के बारे में। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें, किसान सरसों की बुवाई करते रहें, सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, यहाँ लोबिया की बुवाई कर सकते हैं, साथ ही मटर बोएं। मध्य प्रदेश में कपास के खेत में सिंचाई करें, कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, किसान टमाटर की रोपाई करते रहें, यहीं बैगन और भिंडी की रोपाई कर सकते हैं, वहाँ के किसान लाल मिर्च और फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसके अलावा गाजर की रोपाई करें, इसके साथ ही मेथी और पालक की रोपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुवाई कर लें, छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, यहाँ सरसों की बुवाई कर लें, सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं, सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें, वहीं कुसुम और कपास की बुवाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मटर की बुवाई करें, किसान मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी आलू की बुवाई करते रहें, साथ ही चने की बुवाई कर लें। इस समय लहसुन भी बोएं, लहसुन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में प्याज की बुवाई कर सकते हैं, वहाँ केले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही पपीते की रोपाई करें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें।
पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। चले खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में, थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा। गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।